हेलो एवरीवन, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द स्कीम्स रिलेटेड विद इट। उसके लिए ये जो मेजर स्कीम है ये भी छोड़ करके बहुत सारी और स्कीम्स आई हुई हैं। देखिए, इसमें अदर स्कीम्स से करेंगे यहाँ से। तो अदर स्कीम्स इनिशिएटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले SISFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। कैसा फंड है? सीड फंड, ठीक है। बीज है ना, बीज को सीड कहते हैं। इनिशियल जो फंड दिया जाए दैट इज सीड फंड। तो SIFS तो सीड फंड स्कीम। तो SFS से सीड फंड स्कीम हो गया। और स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया फिर सीड फंड स्कीम, ऐसे याद कर लीजिएगा। एक स्टार्टअप के लिए तो स्टार्टअप इंडिया और सीड फंड स्कीम तो ये ऐसे। तो SIFS ऐसे आपको याद हो जाएगा। क्या देना? यही फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है टू एलिजिबल स्टार्टअप, एलिजिबल थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या कहते हैं? दे हेल्प, ठीक है। आप स्टार्टअप इनिशिएट करने में हेल्प देते हैं, इन्फॉर्मेशन देंगे, मनी लेंडिंग के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है उसके बारे में बताएंगे एंड दे विल हेल्प आउट। तो दीज आर द इंक्यूबेटर्स, ठीक है। इंक्यूब करना जैसे इंक्यूबेटर होता है। अब ये स्टार्टअप हैं, इनको क्या है, कब तक कैन अवेल अप टू 70 लाख रुपए मिल सकता है। और इस इंक्यूबेटर्स कैन अवेल अप टू 5 करोड़। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए, मार्केट की एंट्री के लिए एंड कॉमर्शियलाइजेशन, उसको बेचना, मार्केट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सब के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। सो इनिशियल मॉडल, कोई भी इनिशियल मॉडल है उसके लिए होगा, इनिशियल मॉडल के लिए होगा। और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब टेस्टिंग के लिए होगा फंड, टेस्ट करें कि आपका कंसेप्ट सही है कि नहीं है, ठीक है। वेदर द आइडिया वर्क्स, ये आइडिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर उसका प्रोडक्ट ट्रायल होगा, रियल कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। रियल कंडीशन में इसको टेस्ट किया जाएगा। देन मार्केट की एंट्री है, ठीक है। लॉन्चिंग प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, मार्केट लॉन्च। उसके बाद यहाँ सेल, यहाँ सेलिंग हो जाएगी कॉमर्शियलाइजेशन में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? दे शुड बी रिकॉग्नाइज बाई DPIIT, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और नॉट मोर देन 2 ईयर्स ओल्ड, 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो स्टार्टअप होएगा। मस्ट नॉट हैव रिसीव मोर देन 10 लाख। देखिए, स्टार्टअप पे मैंने एक लेक्चर बनाया, आप देख लीजिएगा। स्टार्टअप पे मेरा लेक्चर है, उसमें बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। मॉनिटरी सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये एलिजिबिलिटी, इंक्यूबेटर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, तो इट इज़ अ लीगल एंटिटी, शुड बी लीगल एंटिटी, सोसाइटी, ट्रस्ट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी। इससे ऑपरेशनल रहना है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो 2 साल तक ऑपरेशनल शुड हैव। और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, 25 लोग काम करने चाहिए, सब सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना आप याद कर लो। ये आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये डाल देना कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है, स्टार्टअप के लिए। प्रेफर्ड सेक्टर क्या है? सोशल इम्पैक्ट हो, वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं। और बेनिफिट क्या है इसका? स्टार्टअप को क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर। यही एंजल फरिश्ते की तरह आते हैं, पैसा दे देते हैं। वाई एंजल क्यों नाम है? क्योंकि नए स्टार्टअप को लोग जल्दी, रिस्क है, स्टार्टअप इज़ रिस्क बेस्ड, बहुत रिस्क होता है। आपको पता नहीं है कि ये स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, क्या इनका जो आइडिया है काम करेगा कि नहीं, तो ये रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये फरिश्ते बन करके आते हैं इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, इन्हीं को आ जाता है। टू और सीक लोन, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इनको क्या है? रेस करना है, इन्वेस्टमेंट रेस करने में आसानी होती है। देन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सबको पता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए है। किसके लिए? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। सेलेक्ट करना, ब्रांड करना, प्रमोट करना, क्या? 1 प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ताकि सारे रीजन्स की, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबका अपना अपना एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। पहले ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। देन डिजिटल वर्जन ऑफ ODOP गिफ्ट कैटलॉग वॉज लॉन्च्ड। अब स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल डिवाइस के लिए किस स्कीम आई थी? मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री डेवलप करना, ये सब, ठीक है। यहाँ देखिए, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट इन एशिया। तो वी आर 4th लार्जेस्ट इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना, साउथ कोरिया। और टॉप 20 वी आर अमंग ग्लोबल मेडिकल डिवाइस, ठीक है, अभी भी पीछे ही हैं। अब इस मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में स्ट्रेंथनिंग, जो आप स्ट्रेंथन कर रहे हो किसको? मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री को। इसकी जो सब स्कीम्स हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर,
यहाँ क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे दिए जाएंगे इन क्लस्टर्स को, ताकि ये रिसर्च करें उसमें, ठीक है, कैसी डिवाइसेस निकालनी है जो पेशेंट के लिए, कौन कौन से पेशेंट के लिए काम आ रही, दैट इज़ द हेल्पिंग ईज द पेशेंट इन रिकवरी, इन क्योर। ये सब सारा ऐसा डिवाइसेस है ना, जो भी डिवाइसेस लगती हैं हॉस्पिटल्स में, डिवाइसेस बहुत सारी आती हैं, ठीक है, दे हेल्प द पेशेंट टू, क्या नाम है, अपनी डिजीज़ को क्या कर सके, क्योर कर सके। और जैसे आपका हेल्थ वाइटल्स लिया जाता है, फिर उसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब का लैब डिज़ाइन, टेस्टिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब क्या है, इम्पोर्ट की डिपेंडेंस को आपको रिड्यूस करना, रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ये कैसे होगा, उसके लिए मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सपोर्ट टू डीपेन द मेडिकल टेक्नोलॉजी में सप्लाई चेन इन द कंट्री बाई फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग की कंपोनेंट रॉ मटेरियल। तो की कंपोनेंट पे, रॉ मटेरियल पे और एक्सेसरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी मशीन्स का अगर एग्जांपल देख लें तो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, जैसे आपका वेंटिलेटर हो गया, डिफाइब्रिलेटर हो गया, ठीक है, डायलिसिस मशीन हो गई। और इसको कैसे चीप बनाया जा सके, अफोर्डेबल, हॉस्पिटल्स के लिए ये थोड़ा सा अफोर्डेबल हो। जब अफोर्डेबल होगी ये सब डिवाइसेस, तो पेशेंट के लिए जो प्राइस है, पेशेंट के लिए प्राइस डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो पेशेंट को सर्विसेज जो हैं ये सस्ते मिल सकेंगी। आपका सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, सब सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो कैसे इसको देखिए, आप इंपोर्ट कर रहे हो सब सारी चीज़ें, तो इंपोर्ट कर रहे हो तो ये महंगी हो जाती है, बिकम कॉस्टली। तो यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, हमें इसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और आत्मनिर्भर रहें, और लेट एंड इट मेक इट चीप, क्वालिटी विद चीपर। अब यहाँ कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, डेवलप स्किल टेक्निकल वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग मेड टेक प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए, मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज सपोर्ट स्कीम, ये क्या है, इस्टेब्लिश बोथ असिस्ट बोथ इस्टेब्लिश कंपनीज एंड स्टार्टअप इन कंडक्टिंग क्लिनिकल स्टडीज़ में जो नई नई कंपनी आई हैं, स्टार्टअप, उनको भी हेल्प करें और पुराने वाले को भी हेल्प करें, ठीक है। तो ये सब सारे काम हैं, ठीक है। लैब डिवाइस, अब उसमें मान लो पीसीआर मशीन आई है, माइक्रोस्कोप है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सर्जिकल टूल्स आ जाएंगे, ये सब टूल्स में है, सेल्फ रिलायंट में है। सर्जिकल टूल्स, इन सब चीज़ों में हमें सेल्फ रिलायंट होना। प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो ये आ गया मेडिकल डिवाइस का था, क्या नाम है, स्ट्रेंथन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। इसके बाद है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। अब ट्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यही होगा। यहाँ पे देखिए, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये क्या करना है, एम इसका है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मदद की जाएगी, असिस्ट द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर हो फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है। चाहे थ्रू पोर्ट हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे लैंड हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डेवलप करना है। कनेक्टिविटी हो, जैसे भारत माला प्रोजेक्ट था, सागर माला प्रोजेक्ट था, प्लस इनलैंड वाटरवेज, जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, इनको बेटर डेवलप करना या कनेक्ट करना। तो अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद ओवरवेलमिंग एक्सपोर्ट लिंकेज। बॉर्डर हाथ्स बनाना, बॉर्डर हाथ्स ना, जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर हाथ बना दिया, ये कॉमन मार्केट यहाँ पे बना दी, यहाँ पे इधर इधर के लोग ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। लैंड कस्टम स्टेशंस हैं, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, क्वालिटी टेस्ट होगी तभी तो अच्छा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। बिकॉज मेनी कंट्रीज़ हैव, कोई कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन हैं, दे यूज़ स्ट्रॉन्ग फाइटोसैनिटरी मेजर्स, फाइटोसैनिटरी, ये सब ज़्यादा मेज़र लगा देते हैं फाइटोसैनिटरी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हो पाता है। दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स, पैसा नहीं लगाएंगे, स्टैंडर्ड से कर देंगे, नॉन टैरिफ बैरियर, बिकॉज दे विल सेट द स्टैंडर्ड हाई। आपके प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिया तो आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका सामान इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है उस कंट्री में। तो दैट्स वाई क्वालिटी टेस्टिंग इज़ नीडेड। प्रोजेक्ट्स, अब यहाँ एक्सक्लूजन हो जाएगा कुछ प्रोडक्ट्स का जो ऑलरेडी किसी स्कीम में है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जैसे ग्रांट इन एड है, ठीक है, सब सारी चीज़ें। चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम, ये क्या है भाई, चैम्पियन क्यों नाम रखा है,
ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो यहाँ 5,000 करोड़ दिए जाएंगे। इट फैसिलिटेट्स एड्रेसिंग क्रॉस कटिंग इश्यूज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को ये सब सही करने की बात यहाँ पे की गई है। मेनली दिस प्लान इज़ फॉर सर्विस सेक्टर, जहाँ तक बातों से लग रहा है, और ये नए प्रोसेस लाना है, जैसे आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो सके। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2000 में भी 21 में कि क्या लॉ एंड ऑर्डर एक मेज़र है फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। आप ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर ये है, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का पार्ट है कि नहीं है। ये 2021 का में भी शायद क्वेश्चन था, यूपीएससी या 20 का, आपको ये करना है, ठीक। फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्ट्रेंथनिंग फिजिकल डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना है। अनटैप्ड पोटेंशियल, ये सब आंसर में आप लिख सकते हो। सेक्टर्स विथ अनटैप्ड पोटेंशियल उनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें हैं, बस इतना आप याद रखो। मेन आइए चलिए अब देखते हैं। निर्यात बंधु, ये आप आंसर में डाल दीजिएगा, निर्यात बंधु स्कीम। इट वॉज लॉन्च टू रीच आउट टू द न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर, जो नए एक्सपोर्टर आए हैं जिनके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, उनके लिए आया है। फ्रॉम द MSMEs एंड मेंटर देम थ्रू ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनके लिए रखना कि कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या आपका पोटेंशियल है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को आपको क्या रखना है, चीप रखना है और क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, तभी कोई यूज़ करेगा। इट शुड ऑल्सो बी चीपर। फिर काउंसलिंग सेशन है एंड इंडिविजुअल फैसिलिटेशंस। तो ये सब सारी चीज़ें निर्यात बंधु में, निर्यात है ना, आयात और निर्यात। तो निर्यात माने हो गया एक्सपोर्ट, तो निर्यात बंधु, बंधु मतलब फ्रेंड, एक्सपोर्ट फ्रेंडली स्कीम है निर्यात बंधु, ठीक है, एक्सपोर्ट फ्रेंडली। अब ये निपाम क्या है, ये देखिए नीपाम, इसको तोड़िए। नेशनल, एन से नेशनल, IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कहीं भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्कीम आए, अगर आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कोई स्कीम लिखना है, आपको याद नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न, तो आप नेशनल डाल दीजिए। NCR कुछ तो होगा, एग्ज़ाम में जाइए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो IP तो नाम ज़रूर आएगा, इसमें IP तो ज़रूर नाम आ रहा होगा। फिर नेशनल लगा दो आगे पीछे, तो चलो आगे लगा दिया नी। अब क्या है ए, अब ये AM आया ना, AM, बस ये याद करना है आपको, अवेयरनेस मिशन। क्या याद करना है आपको, ये वाला याद करना है, अवेयरनेस मिशन। ये नाम याद कर लीजिए, आपका ये हो गया नीपाम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आई गया, पाम याद कर लीजिए, नीपाम याद हो जाएगा आसानी से। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब इस जो, चलिए मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या नाम है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी कौन है, तो लेट्स सी विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, ये इंटेलेक्चुअल एजेंसी है, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। तो क्या है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ये इसका नीपाम का इसका क्या है, इट हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ इम्पार्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग अमंग 1 मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनके लिए अवेयरनेस जनरेट करना, ठीक है, और बेसिक ट्रेनिंग इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक। बहुत सारे और भी मेजर्स आते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 2 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट्स भी होते हैं, उसके भी एक स्कीम है, मुझे याद नहीं आ रही। चलिए पहले अब ये वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई है, नीपाम डाल दीजिएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करना है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से IC हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, डेवलप करना क्या, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ इन इंडिया हैं, उनको डेवलप करना, और एक डायनामिक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 32 प्रोजेक्ट हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन देखिए क्या है, इसमें अंडर 11 कॉरिडोर बनाए गए हैं। देखिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये मेरठ होकर के शायद जाता है, DMIC। AKIC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अदर कॉरिडोर कौन कौन से, CBIC, BMIC, ठीक है। रिलाई नेशनल हाईवे 4, तो CBIC जो हैं और BMIC जो हैं, ये नेशनल हाईवे 4 पे रिलाई करते हैं। नेशनल हाईवे 5 पे क्या है, ECCC है और कोलकाता। देखिए ये प्रीलिम्स में इससे कई बार सवाल पूछा जाता है,
इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये CBIC और BMIC, इन दोनों के बारे में देखते हैं कि CBIC BMIC है क्या। DMIC तो ये सब आपको पता चल गया है। तो CBIC हो गया चेन्नई, बेंगलुरु, एंड इट यूजेस नेशनल हाईवे 4, बेंगलुरु, मुंबई, इट ऑल्सो ऑन द नेशनल हाईवे 4, ठीक है। और CEC क्या है, CEC ये ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, ये नेशनल हाईवे 5, इसको ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर कहेंगे, ईस्ट कोस्ट। और इसमें क्या आ जाएगा, नेशनल हाईवे 5। और कहाँ का, कोलकाता चेन्नई रूट पे, ये कोलकाता चेन्नई। तो अगर ये हम प्यारा सा भारत का नक्शा बना दें, ठीक है, ये आपका एक, तो ये देखिए आपका यहाँ पर अगर चेन्नई अगर हो गया तो कोलकाता से चेन्नई वाला जो हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे 5 पे ज़्यादातर स्थित है, ठीक है, चेन्नई कोलकाता रूट पे। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फूड कॉरिडोर, ठीक है, और चेन्नई और बेंगलुरु, इसी तरह से चेन्नई बेंगलुरु होएगा ये वाला। तो ये चेन्नई बेंगलुरु हो गया नेशनल हाईवे 4, ठीक है, चेन्नई ये वाला चेन्नई बेंगलुरु वाला। अब बॉम्बे और कौन सा था, चेन्नई बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु टू मुंबई, ये बेंगलुरु टू मुंबई हो गया, इधर वाला ऐसे कुछ, ये बेंगलुरु टू मुंबई ये वाला हो जाएगा, ये वाला बेंगलुरु टू मुंबई। तो ये सब समझ जाइए आप, बेंगलुरु टू मुंबई। तो इस तरह से आप मैप भी बना सकते हो, ठीक है। नेशनल हाईवे 4 वाला है, इधर वाला नेशनल हाईवे 5 वाला है, ठीक है। अब इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ये काम कौन करेगा, कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, एजेंसीज आएंगी। तो उसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आता है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट अंडर DPIIT। ये सारा जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरपोरेशन है, ये सब सारे इसके काम धाम को देखता है। अरे ये तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कोलकाता है, फिर विशाखापट्टनम, ये पूरा कनेक्टेड लिखा हुआ है। पहला है, देख लीजिए यहाँ, ये याद कर लीजिए, मे बी इट कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, तो अमृतसर कोलकाता, चेन्नई बेंगलुरु, विजाग, देखिए विजाग से जापान ओपान में कोयला वोला जाता है, ठीक है, कोल टू जापान। देन उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर OEC, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वरंगल है, देन हैदराबाद बेंगलुरु है, बेंगलुरु मुंबई है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ CBIC है कहाँ पे, चेन्नई और बेंगलुरु वाला, कोची कोयम्बटूर, ये सब दिल्ली नागपुर, एक दिल्ली नागपुर भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है DNIC। तो ये आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम ये 11 है टोटल, ठीक है, यहाँ 11, ठीक, तो इसी में आ जाएगा नेशनल, तो इसमें 11 मेंशन कर दीजिएगा आप, यहाँ 11, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्पाइस सेक्टर, मसाले के लिए स्पाइस सेक्टर के लिए, बस आप ये याद कर लीजिए, स्पाइस के लिए कौन सी स्कीम आई है, स्पाइस, बस D लगा दीजिए, हो गया। तो याद क्या करना है, स्पाइस अगर है मसालों के लिए कौन सी स्कीम आई है, आगे D लगा देंगे, स्पाइस स्कीम आई है। अब याद, ये पूरा मत याद करिए। तो स्पाइस के एक्सपोर्ट को बनाना है, इंपोर्ट रिड्यूस करना है, तो इंपोर्ट को ही एक्सपोर्ट ही करेंगे, ताकि और कॉम्पिटिटिव बनाना है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में। यहाँ हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जो भी इसको प्रोसेसर्स हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, इनको भी मुनाफा हो, अपने को भी। कार्डमम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। यहाँ देखिए पोस्ट हार्वेस्ट जो क्वालिटी अपग्रेड करना है, और स्टोरेज प्रॉपर हो जिसमें लॉस ना हो। देन इन्हांसिंग द कैपेसिटी ऑफ मार्केट एक्सपैंड, आपको मार्केट एक्सपैंड करनी है। ट्रेड प्रमोशन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंटर, तो टेक्नोलॉजी इंड्यूस करके आप ट्रेड को प्रमोट करो, ठीक है, चाहे लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। मेनली आप AI के थ्रू यू मेक इट मोर, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हों, सो दैट इट कुड ईज़ द ट्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है। यू कैन यूज़ AI, यू कैन यूज़
इसमें मार्किंग के लिए, प्रोडक्ट मार्किंग के लिए आप इसमें क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें रिसर्च करना, कैपेसिटी बिल्ड, स्किल डेवलप करना है तो देखो भाई कैपेसिटी तो बिल्ड करनी ही पड़ेगी, रिसर्च, ये सब कुछ कीवर्ड्स ऐसे डाल सकते हो। अब बेनिफिशरी में फार्मर आएंगे, स्टार्टअप भी आ जाएगा, एसएमई आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक के लिए है और ये स्पाइस बोर्ड के सेक्रेटरी साहब हैं, वही सब देखेंगे। अब भास्कर स्कीम क्या है, ये भास्कर देखते हैं। व्हाट इज़ दिस भास्कर स्कीम इज फॉर? भारत स्टार्टअप, एस स्टार्टअप, नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये थोड़ा याद कर लीजिए। भारत, ठीक है, स्टार्टअप नॉलेज, स्टार्टअप के लिए नॉलेज, एक्सेस नॉलेज का एक्सेस हो, रजिस्ट्री, बस नॉलेज के लिए होगा स्टार्टअप के लिए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ डाइवर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कोलैब करेंगे और दे विल कैटलाइज ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटरेक्शन प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स के बीच में, सर्चेबिलिटी और एफिशिएंट डिस्कवरी ऑफ रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई भी। तो ये भास्कर आ गया। तो यार नॉलेज का एक्सेस रजिस्ट्री, भारत स्टार्टअप नॉलेज का एक्सेस रजिस्ट्री, ऐसे याद कर लीजिए। अब भास्कर डिजिटल प्रोग्राम में क्या क्या आएगा देख लीजिए। DPIIT, जहाँ भी आए तो आप DPIIT डाल दीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला। लॉन्च अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में भास्कर डिजिटल रजिस्ट्री आ जाएगा। एक लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री होगी, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा और ऑल इकोसिस्टम स्टेक होल्डर, इसमें भास्कर ID भी दी जाएगी और नेटवर्क, और इस कनेक्ट करेगा स्टार्टअप को, इन्वेस्टर को, मेंटर को, ये सब आपस में कोलैब करेंगे। तो स्टार्टअप आएगा, फिर इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला आएगा, एक मेंटर आएगा कि गाइड करेगा, तो तीनों इसमें आ जाएंगे। एडवांस सर्च फॉर रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ रिसोर्सेज हैं इसके लिए भी होगा, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, किस रीजन में ज़्यादा है। एंड देयर इज़ रिसोर्स हब प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू क्रिटिकल टूल, ये नॉलेज और टूल ये प्रोवाइड करेगा, नॉलेज, टूल प्लस नॉलेज, ठीक है, टूल और नॉलेज भास्कर। और यहाँ कनेक्ट करेगा आपस में सारे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, स्टेक होल्डर, ये प्लेटफॉर्म हो गया। और ग्लोबल आउटरीच, क्योंकि आप ये सब जो स्टार्टअप क्यों कर रहे हो, मेनली एक्सपोर्ट, ताकि आपका कोई भी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो, सो दैट वी मेक, जो करेंसी बाहर किया है हमारे अंडर, मेनली डॉलर चल रही है हर जगह, तो डॉलर मजबूत किया जा रहा है। अब तो US कैसा है, ईरान से लड़ाई चल रही, देखते हैं क्या ही होता है। तो अब डॉलर को वैल्यू दी जाए कि ना दी जाए, अदर करेंसीज़ को दिया जाए। और डॉलर का हर जगह शेयर भी बहुत ज़्यादा, IMF में कोटा भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह यही है। तो देखते हैं अब डॉलर, तो भाई ज़ाहिर सी बात फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसीज आएंगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत होगा। तो ग्लोबल आउटरीच क्या, प्रमोट्स इंडिया एज इनोवेशन हब फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन। अब यहाँ स्वायत्त इनिशिएटिव देखते हैं क्या है। स्वायत्त स्टार्टअप, वुमेन और यूथ के लिए ये सब है, ठीक है। ऑन EG, मेनली इट इज़ ऑन GEM पोर्टल, ठीक है, थ्रू ट्रांजेक्शन। तो स्वायत्त पोर्टल क्या हो गया तो GEM पोर्टल, ये जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आप जा करके 2016 में सर लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट GEM पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, तो आप यहाँ अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दैट इज़ द स्वायत्त इनिशिएटिव। स्पेशली स्टार्टअप जब आप यहाँ पे प्रोक्योर करवाएंगे अपना सामान, तो स्टार्टअप के लिए तो ये स्वायत्त हो गया, स्वायत्त, ठीक है। भास्कर याद करिएगा, भास्कर क्या है, भास्कर मतलब भारत नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है। स्पाइस के लिए स्पाइस D लगा दीजिए, बस आ जाएगा। बाकी निदान क्या था वो, NI वाला, NIC डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे ऊपर वाला याद करिए कहाँ गया, TIES हो गया है, ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो गया, ODOP हो गया है। हाँ, SIFS क्या है, स्टार्टअप के लिए सीड फंड, स्टार्टअप सीड फंड। चलिए आइए आगे, लेट मी शो यू, कहाँ चल गए। हाँ, ये नीपाम क्या हो गया, नीपाम। तो N नेशनल आया गया, IP से याद करो आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, और AM मतलब अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस मिशन। ऐसे करके याद कर लीजिए। एक स्वायत्त आ गया, स्वायत्त इनिशिएटिव। बाकी लेक्चर प्लेस पीटेस। अब ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्या है भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्कीम आई है, बस ये सब है भाई नॉर्मल। भी है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, ये ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस है कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो TMA है, चलिए हो गया, अभी हटाइए। IFLPD इंडियन फुटवेयर लेदर, तो आप डाल दो कहीं भी IFL इंडियन फुटवेयर लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो फुटवेयर लेदर पता है, तो फुटवेयर लेदर हो गया और आई से इंडिया हो गया। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम में डीपी डाल दो तो IFLDP हो गया, तो आसानी से याद हो जाएगा। F से फुटवेयर, L से लेदर, I से इंडिया, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर फूट लेदर आपको पता है तो फूट लेदर डाल दिया। अब यार इंडिया का है तो इंडिया होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम तो DP डाल दीजिए आगे, बस हो गया। अभी क्या, रिमीशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे आप ड्यूटी और टैक्स कम करो, क्योंकि जैसे ही ये दूसरे कंट्री में इंपोर्ट होने जाती है तो एक कंट्री हमारे प्यारे भारत से यहाँ से गई, हमारे प्यारे भारत से यहाँ गई मान लो यूरोप में, अब यहीं पे आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दोगे ज़्यादा तो यहाँ जाके प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी तगड़ी तगड़ी, फिर ये लोग लगाएंगे फाइटो सैनिटरी मेजर, तो यहाँ तो ऐसे ही महंगा हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होएगा। तो आपको क्या करना है, रेमिशन करना है। हमें अपने फाइनेंसेस से, ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए कलेक्ट करने के लिए, बट ड्यूटीज़ और टैक्सेस थोड़ा बहुत वो कर दो, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं स्पेशली द MSMEs बहुत डेवलप करना ज़रूरी है। बिग कॉरपोरेट के अलावा MSME जो है चाइना का बहुत डेवलप है, ठीक है। दे आर बैकबोन टू द बिग इंडस्ट्रीज MSME, और दे आर पार्ट ऑफ ए सप्लाई चेन, कोई भी सप्लाई चेन होती है प्रोडक्ट बनाने में, उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है MSMEs का, ठीक। तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, अब क्या है, RO, तो रिमिशन RODTEP, ये तो आप पक्का याद कर लीजिए कि आपको RODTEP है। RODTEP का मतलब क्या हो गया, रिमिशन करना है। रीइम्बर्स द टैक्सेस जो आपने लिया एंड ड्यूटीज़ इनकर्ड बाई एक्सपोर्टर्स, तो आप उसको रीइम्बर्समेंट करा दीजिए, जैसे कि कोल सेस हो गया, लोकल सेस हो गया या मंडी टैक्स, ठीक है। तो अगर वो विच आर नॉट गेटिंग एग्जाम्प्टेड, अगर ये एग्जामिशन नहीं हो रहा है तो आप इसको माफ़ करा दीजिए, रिफंड है। इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर ज़ीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब यहाँ इट रिप्लेसेस जो एक स्कीम थी MEIS, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको ये रिप्लेस करती है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और कौन सी है, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज़, तो ये RO रिबेट ऑफ SCTL, अब SCTL नहीं रहेगा तो स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज़, तो सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, तो RO रिबेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, अरे स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज़। अब ये RODTEP क्या होगा, डिडक्शन, तो रिइम्बर्समेंट ऑफ क्या, ड्यूटीज़ इनकर्ड, ड्यूटीज़ ऑन ट्रांसपोर्ट, ये ना, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, तो ड्यूटीज़ आप लगा रहे हो, फिर टैक्सेस लगा रहे हो, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगा रहे हो, तो इससे याद हो गया। अब यहाँ क्या करना है, RO रिमिशन ऑफ, यहाँ पर रिमिट क्या करना है, या रिबेट करना है, रिबेट ऑफ स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ठीक है। ये सब थोड़ा कोलैबोरेशन मैनर में होगा, कोहेरेंट मैनर में होगा, तभी हो पाएगा। MEIS वॉयलेटेड, हालांकि WTO का जो प्रोविज़न है वो MEIS वॉयलेट करता है, ठीक है। WTO में बॉक्सेज हैं, एम्बर ब्लॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये बॉक्स, वो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, जिसमें सब्सिडी, भाई आप सब्सिडी नहीं दे सकते, ग्रीन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें छूट अलाउड हैं, तो ये तीनों बॉक्सेज हैं। अब यहाँ एक्सपोर्ट को सब्सिडीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो ये MEIS वॉयलेट करता है WTO प्रोविज़न। इसमें एम्बर बॉक्स, देयर विल बी एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है, ये सब सारे बॉक्सेस हैं। अब यहाँ सब्सिडीज़, ये अलग लेक्चर में एक बना लूँगा। तो ROSCTL क्या है, वॉज ऑफर्ड फॉर एम्बेडेड स्टेट एंड सेंट्रल ड्यूटीज एंड टैक्सेस दैट आर नॉट रिफंडेड, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मेन ये हो गया यहाँ तक, ये सब। यहाँ देखिए, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, डायरेक्टरेट जनरल है ऑफ फॉरेन ट्रेड इम्प्लीमेंट्स, ये फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्टर जनरल है ना फॉरेन ट्रेड का, ये इम्प्लीमेंट करेगा एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें क्या होगा, अलाउज ड्यूटी फ्री इनपुट, जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इनपुट्स लग रहे हैं ये ड्यूटी फ्री हो जाएं, ताकि जो हमारा आउटपुट निकलेगा, कोई भी आउटपुट प्रोडक्ट निकलेगा वो चीपर होगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। कहाँ पे, डोमेस्टिक मार्केट में चीपर होगा, तो इसलिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करा गया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट विच आर फिजिकली इंपोर्टेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। स्पेशली जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने में कोई चीज़ बाहर से मंगाई जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है, तो उसकी ड्यूटी उस पर डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में कॉस्ट ऐड नहीं होगी, इट विल बी कॉस्ट कम हो जाएगी। बस ये सब सारी चीज़ें हैं। स्कीम का नाम क्या, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम थी, एडवांस्ड ऑथराइजेशन
स्कीम लिख लिख के याद करिए, ठीक है। कुछ स्कीम आइए देख लेते हैं क्या है। परफॉर्मेंस क्या है ये, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है क्या फॉर वाइट गुड्स। इसमें क्या होगा, सेल्फ रिलायंस तो हमें चाहिए, इंपोर्ट डिपेंडेंस को हमें रिड्यूस करना है, ये भी DPIIT का है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, लार्जर इन्वेस्टमेंट बाहर से लाना है, ठीक है, और एक्सपोर्ट को इन्हांस करना है, ठीक। कंपनीज मेकिंग ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड, ठीक है। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रीबिल्ड कर रहे हो आप। ग्रीन मतलब नया इन्वेस्टमेंट, एकदम न्यू इन्वेस्टमेंट। तो कंपनीज जैसे ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कंपनीज, ये सब देखिए यहाँ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। टारगेट सेगमेंट्स अंडर AC AC में देखिए क्या, एयर कंडीशंस, हाई वैल्यू इंटरमीडिएट्स एंड लो वैल्यू इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे। LED में क्या है, LED लाइटिंग प्रोडक्ट हैं, कंपोनेंट ऑफ LED लाइटिंग, तो ये सब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मोर असेंबली ऑफ फिनिश गुड्स शैल नॉट बी, तो मोर असेंबली जो की जाती है फिनिश गुड्स की, इसमें इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ मेयर असेंबली और फिनिश का मतलब ये हुआ कि अगर बाहर से कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करके सारा, अब यहाँ पे सारे सामान इंपोर्ट किया अलग अलग जगह से और यहाँ अपने इंडिया में असेंबल कर दिया तो नहीं मिलेगा। तो ये पार्ट जो आप असेंबल कर रहे हो इट शुड बी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, तब असेंबली होगी तो यहाँ पे आपको यहाँ इंसेंटिव मिलेगा। मेयरली आप बाहर से प्रोडक्ट बना करके इंडिया में असेंबल कर रहे हो तो नहीं होगा। अब यहाँ LEDs वाले आ जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, AC एयर कंडीशन आएंगे, LED के मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये सब देखो यहाँ पे इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% अगर इंक्रीमेंटल सेल हो रहा है बेस ईयर 2019-20, तो यहाँ बेस ईयर क्या लिया गया 19-20 का। इस बेस ईयर पे अगर आपका इंक्रीमेंटल सेल हो रहा है 4 से 6% का, तो उसके लिए है ये 5 साल का इसका टेन्योर है। इसमें 1 ईयर का गेस्टेशन पीरियड भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप इंडस्ट्री डेवलप करते हो, ग्रो करते हो, जिसमें आपकी कोई इनकम नहीं आती, यू स्पेंड टाइम ऑन सेटिंग अप द इंडस्ट्री और सेटिंग अप योर वर्क। देन स्कीम इज़ फंड लिमिटेड, दैट इज़ द टोटल पे आउट ऑफ इंसेंटिव शुड बी कैप्ड एट अमाउंट इतना इतना, चलो बहुत है इतना। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या आ जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नर्चरिंग इनोवेशन इन स्टार्टअप, तो इनोवेशन लाना है आपको, स्टार्टअप लाना है, ठीक है, वही यही सब है पॉइंट, चलो ये सब हो गया। बेनिफिट्स क्या हैं, स्टार्टअप को टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है, और कैपिटल गेन टैक्स पे एग्जेम्पशन होगा, ठीक है, नया कुछ आपने कैपिटल बिल्ट अप किया है उस पर टैक्स एग्जेम्पशन होगा। देन गवर्नमेंट्स असिस्टेंस फंडिंग, देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्टार्टअप इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में स्टार्टअप्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ स्टार्टअप्स की है, जैसे कुछ कौन कौन से स्टार्टअप आएंगे, जैसे जो कि दे आर रजिस्टर्ड एट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे इनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ देखिए और फंक्शन क्या है, इनोवेट करना या इम्प्रूव लाना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट हो उसमें इनोवेशन एंड यू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, या सर्विसेज भी हो सकती हैं एंड द प्रोसेसेस, तो आपको ये सब इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। बस हो गया, इतना बहुत है। इंक्यूबेशन इंडस्ट्री पार्टनरशिप विद क्रिएशन ऑफ न्यूमरस इंक्यूबेटर, न्यूमरस आएंगे, इनोवेशन लैब्स होंगी, एटल इनोवेशन मूवमेशन से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सब सारा सेतु प्रोग्राम होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन का, जो कि नीति, हाँ ये सेतु प्रोग्राम किसका है ये याद रख लीजिए, नीति आयोग का, एग्जाम में आ सकता है। तो सेतु प्रोग्राम इज ऑफ नीति आयोग। फिर फंडिंग इनिशिएटिव है यहाँ पे, फंडिंग इंसेंटिव क्या क्या, एग्जेम्पशन होगा इनकम टैक्स पे, कैपिटल गेन टैक्स पे, 10,000 करोड़ का कॉर्पस ऑफ फंड क्रिएट किया जाएगा जो सिडबी मैनेज करेगा इसको, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। ये सिडबी 10,000 का कॉर्पस फंड देख रहा है यहाँ पे, और क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप थ्रू सिडबी, तो ये तुरंत सिडबी के ही थ्रू होगा। यहाँ पे सैलिएंट फीचर लिखा है स्पेशली फॉर स्टार्टअप। चलिए आइए देखते हैं DPIIT के अंदर है सर, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उन्नति ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम लाना है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट लाना, तो ये उन्नति स्कीम कब आई थी, 2024। उन्नति किसकी उन्नति, नॉर्थ ईस्ट की उन्नति।
2034 तक चलेगी ये, 8 years ऑफ कमिटेड लाइबिलिटी। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये है आपका, ठीक है। इसका क्या है, नोडल एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, एम्प्लॉयमेंट लाना और वहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब इंसेंटिव क्या क्या है, इंसेंटिव दिया जाएगा टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करना और सब सारी चीज़ें जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए सब है। एप्लीकेशन पीरियड है ये 2026 तक का। प्रोडक्शन डेडलाइन भी है, यूनिट मस्ट कमेंस प्रोडक्शन ऑपरेशन विद इन 4 ईयर। अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 4 साल में जल्दी से आप इसको ओपन कर लो। जोने और जोन भी है यहाँ, डेंसली जो इंडस्ट्री एडवांस डिस्ट्रिक्ट होंगे, कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक एडवांस वाली और एक बैकवर्ड वाली। 60% ऑफ पार्ट ए फंड रिजर्व फॉर 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट और 40% एलोकेटेड ऑन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट बेसिस। ये कुछ फंड के बारे में। अब यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्या है फॉर अवेलिंग इंसेंटिव। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के 1 करोड़ का होना चाहिए इन वन प्लांट मशीनरी। 50 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स, ठीक है। सर्विसेज 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख की होनी चाहिए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट है। और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में 50 लाख फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। खाली मैन्युफैक्चरिंग 1 करोड़ या 50 लाख या ये 50 लाख खाली सर्विस। मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट टू अ सिंगल यूनिट को जो मिलेगा वो 250 करोड़ तक का मिलेगा। तो मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट टू अ सिंगल यूनिट फॉर्म कितना मिल जाएगा, 250 करोड़ का। तो अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री सिर्फ सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, अगर आप यहाँ सिर्फ सर्विस सेक्टर में जा रहे हो तो सिर्फ सर्विस सेक्टर को भी 50 लाख चाहिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है तो उसके लिए 1 करोड़ चाहिए, और दोनों है तो 50 लाख फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। सर्विस में क्या आ जाएगा, सर्विस में मान लो यहाँ पे आ गया आपका क्या नाम है, टूरिज़म आ गया। कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे हो आप यहाँ से, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो तो 50 लाख का होना चाहिए। या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये पूरा हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी हम स्टार्टअप, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आज हो गई है, और समय देखते हैं समय पर्याप्त है कि नहीं। चलिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर पे दूसरी इंडस्ट्री करेंगे।